हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला लेक्चर है आज और हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल से। हर एक चीज़ जानेंगे प्रीएम्बल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रीएम्बल का जब सवाल आता है हमारे पास तो ये इसके पीछे 2-3 जजमेंट्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि प्रीएम्बल क्या हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं, यानी कि विभिन्न अंग है या नहीं। तो इस केस को भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि प्रीएम्बल में लिखा क्या है और प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है। देखो, एक सेकेंड। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज एन इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। वो पहली बात, ये एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये इंट्रोड्यूस करता है कि हमारे आर्टिकल्स के अंदर, यानी कि संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उन आर्टिकल्स के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, किन किन प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है। इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्रीएम्बल हमें बताता है। दैट आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा है कि प्रिंसिपल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड आइडियाज़ ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड, और वो कौन से आइडियाज़ हैं जिस आइडियाज़ पे हमारा संविधान जो है वो निर्भर है, बेस्ड है। ठीक है, ये हमारा बताता है प्रीएम्बल। उसके आगे देखते हैं, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन, यानी कि हमारा प्रीएम्बल ये डिक्लेयर करता है कि हमारा जो इंडिया है, देश है, वो एक सोवरेन कंट्री है। ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक नेशन है। ठीक है, इंडिया हमारा सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नेशन है। और ये इट एम्फेसिस जस्टिस, और हम जस्टिस देने की बात करते हैं, हम लिबर्टी यानी कि आज़ादी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी यानी समानता की बात करते हैं लोगों के अंदर, एंड फर्टिनिटी यानी भाईचारा एज टू इट्स कोर वैल्यूज़। ये कोर वैल्यूज़ हैं हमारे संविधान के कि जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, फर्टिनिटी बनाए रखना देश के अंदर, और लिबर्टी प्रोवाइड करना हमारे देश के लोगों को। ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ये बताते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है कि प्रीएम्बल का सबसे पहला जो वर्ड इसमें यूज़ है वो है सोवरेन। सोवरेन क्या होता है। देखो, सोवरेन का मतलब होता है, द टर्म सोवरेन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज़ ए इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि भारत हमारा क्या है, भारत हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यानी कि स्वतंत्र राज्य है। नाइदर डिपोनेंट और सबॉर्डिनेट टू एनी अदर नेशन, यानी कि हम किसी भी देश से ना तो छोटे हैं ना तो हम किसी देश से बड़े हैं। ठीक है, इट हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि हम अपने इंटरनल मैटर में और हम अपने एक्सटर्नल मैटर में जो हैं, हम क्या है, हमारी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है उसके ऊपर। हम ही देखते हैं, हम इंडिया ही मैनेज करता है अपने आंतरिक मामलों को, और बाहरी मामलों को इंडिया खुद मैनेज करता है विदाउट एनी हायर अथॉरिटी, बिना किसी हायर अथॉरिटी के। यानी कि इंडिया से ऊपर कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं बना हुआ है जो इंडिया के अंदर के मामले और बाहर के मामलों को देखें। ठीक है, तो ये हमारा होता है सोवरेन कंट्री, यानी कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट, हम सोवरेन हैं, हम सक्षम हैं अपने अच्छे और भले के लिए। सेकंड हमारे पास आता है कि सोशलिस्ट क्या होता है। सेकंड हमारा आता है कि सोशलिस्ट क्या होता है। देखो, द टर्म सोशलिस्ट सजेस्ट अ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इन विच देयर इज़ अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो, सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो देश के अंदर जो संसाधन है, ठीक है, जो पब्लिक ओनरशिप होती है, यानी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्था, वो पब्लिक ओनरशिप है, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली सारे लोगों में हो, यानी कि अमीर गरीब, छोटा बड़ा, काला गोरा, छोटी जात बड़ी जात, धर्म, इन सब के आधार पे नहीं, बल्कि एक समानता बनाने की बात करता है कि जो वेल्थ है उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली। और क्या कहता है, रिसोर्सेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली होना चाहिए, और जो मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, विद द गोल ऑफ डिक्रीजिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ अमॉन्ग सिटीजन। इससे क्या होगा, इससे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है हमारे देश के अंदर, देश के लोगों के अंदर, वो कम होगी। यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ मतलब ये होता है कि आप जो एक दूसरे को अलग अलग भावनाओं से देखते हो, इस चीज़ को कम करने की यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है सेकुलरिज्म क्या होता है। देखो, द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म विच इज़ यूनिक कंसेप्ट इन इटसेल्फ, यानी कि ये अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है। इट एम्प्लाइज दैट रिलीजियस इज़ आवर कंट्री इरिस्पेक्टिव
ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव एन इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। यानी कि देश के अंदर हमारे जितने भी धर्म हैं, देखो ऑफिशियली अपने कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, अपने कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। और सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे कंट्री के अंदर जितने रिलीजन को फॉलो किया जाता है उन सबको इक्वली ट्रीट करना। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करे, सबको बराबर नज़रों से देखे, ठीक है। जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जीव जितने भी हैं सबको एक नज़रों से देखने की बात करता है सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? देखो डेमोक्रेटिक का सिंपल सा मतलब आप समझो कि डेमोक्रेटिक यानी कि पावर इज़ वेस्टेड इन द पीपल, यानी कि जो शक्ति है वो लोगों के पास है, जनता के पास है वो। और ये अपना जो जनता है अपनी शक्ति को इस्तेमाल कैसे करती है? हमने ये तो कह दिया कि जो जनता के पास शक्ति है हमारे देश के अंदर, लेकिन कैसे है? वो ऐसे है कि जनता वोट करती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो खुद चुनती है। कोई भी खुद से आके नहीं बैठ जाता, या कोई और अथॉरिटी नहीं बनी है जो डिसाइड करे कि कौन बैठेगा संसद में, कौन बैठेगा विधानसभा में। ये जनता होती है जो वोट करती है, वोट करके उनको बैठाती है। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक, यानी कि रूल ऑफ पब्लिक, पब्लिक का रूल है ये, ठीक है। तो वही कहता है कि The term democratic highlights the formation of a government that is answerable to the citizen and function based upon the approval of the governor. The Indian Constitution enables the representative parliament, यानी कि representative parliament। और वो जो representative होते हैं वो कौन होते हैं? वो हैं इलेक्शन, जो हम लोग जिन्हें वोट करके भेजते हैं वो हमारे representative होते हैं। Democracy in which the executive is accountable to the legislature for all the policies and deeds, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि रिपब्लिक क्या होता है। देखो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो रिपब्लिक का मतलब होता है यहाँ पे कि एक सेकेंड, A republic is a form of government in which the head of the state is elected by the people or representatives rather than the based on lineage or being heredity। देखो इंडिया इज एन रिपब्लिक, हम इंडिया को रिपब्लिक तब कहते हैं जो हमारे स्टेट का जो हेड होता है ना, जैसे कि प्रेसिडेंट जो हमारा है वो इलेक्टेड होता है, ना कि कोई हेरिडेटरी ऑफिस नहीं होती है जैसे ब्रिटेन के अंदर होती है, क्वीन रूल चलता है वहाँ पे। अपने वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अपने वहाँ जो हमारा हेड है स्टेट का, हमारे देश का जो हेड है उसको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, तब वो अपने पोस्ट पर जाता है, ना कि कोई पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई नियम चला आ रहा है और कोई कस्टम चला आ रहा है उसके थ्रू आता है। इसको कहते हैं रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। तो इंडिया अपना क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि हमारा जो कंट्री है, तो हमारे प्रीएम्बल का जो हमने स्टार्टिंग का पार्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यानी कि हम भारत के लोग आपस में मिल करके अपने देश को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? एक सोवरेन बनाएंगे, सोवरेन कंट्री। दूसरा है एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे, सेकुलर स्टेट बनाएंगे। उसके बाद एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे और एक रिपब्लिक नेशन बनाएंगे। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, इसके साथ साथ हम सिक्योर करेंगे सारे सिटीज़न का। क्या सिक्योर करने की बात कर रहा है यहाँ पे? यहाँ सिक्योर करने की बात कर रहा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। और जस्टिस में भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल 3 टाइप के जस्टिस होते हैं। लिबर्टी के अंदर भी लिबर्टी ऑफ थॉट्स होता है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ होता है, लिबर्टी ऑफ फेथ होता है एंड वर्कशिप भी होता है। और इक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग द ऑल। और फर्टिनिटी का मतलब होता है इंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस की। तो देखो जस्टिस का मतलब यहाँ क्या होता है? जस्टिस यानी द टर्म जस्टिस सिग्निफाइज द कमिटमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल द सिटीजन। जस्टिस का मतलब देश के नागरिकों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दिलाना। तो सबसे पहले बात करते हैं ये अलग अलग तरह के जस्टिस होते क्या हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है सोशल जस्टिस का। और सोशल जस्टिस यानी मतलब सोशल जस्टिस रिफर्स टू द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, यानी कि फेयर ट्रीटमेंट करना, सबके साथ जायज़ व्यवहार करना सिटीज़न के, ठीक है। सिटीज़न के साथ एक फेयर ट्रीटमेंट करना रिगार्डलेस ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। ये मैटर नहीं करता कि समाज में उनका स्तर क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उनका कास्ट क्या है, उनका कलर क्या है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, इससे मतलब नहीं है। हमारा काम है फेयर ट्रीटमेंट करना सिटीज़न के अंदर। इसको कहते हैं सोशल जस्टिस, ठीक है। और तो इसेंशियली इट मीन्स दैट नो पर्टिकुलर ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी गिवन अ प्रिविलेज ओवर अदर, यानी कि
किसी को किसी और पर्सन से ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर जितना अधिकार आपको देश के अंदर है उतना अधिकार सामने वाले को भी, जितना सामने वाले को अधिकार है उतना अधिकार आपको भी देश के अंदर। ऐसा कोई डिस्टिंक्शन हम नहीं कर सकते जिसमें सामने वाले को ज़्यादा अधिकार दिया जाए और दूसरे पर्सन को कम अधिकार दिया जाए, ठीक है। एडिशनली सोशल इक्वलिटी एम्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज SC, ST एंड OBC एंड वुमेन, इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दी डिसएडवांटेज्ड। यानी कि इसको जो लाने का मेन पर्पस है, यानी कि सोशल जस्टिस करने का जो मेन पर्पस है, इसके अंदर जो SC समाज के लोग आते हैं, जो ST समाज के लोग आते हैं, जो OBC होते हैं और जो वुमेन्स होती हैं, इनको प्रमोट करने की बात कहा है। इनको हम प्रमोट करेंगे तो सोशल जस्टिस जो है वो इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। देखो इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर एंड इनइक्वालिटीज़ इन अमंग वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ओके, इसको काटो। देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक जस्टिस करना, ओके। इकोनॉमिक जस्टिस करने का मतलब ये होता है कि आप जो कंट्री के अंदर सबको पैसा कमाने का अधिकार है और सबको अपनी जो नीड होती है, जो बेसिक नीड होती है किसी भी पर्सन की, उस नीड को पूरा करना ये हमारी भी जिम्मेदारी है, वो उस इंसान की खुद की भी जिम्मेदारी है और ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि हर पब्लिक यानी कि हर सिटीज़न जो है हमारे देश का, उसको इकोनॉमिक जस्टिस मिले बाय द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप फैक्ट्रीज़ लगाओ, आप रोज़गार दो, आप नए नए रोज़गार के अवसर लेकर के आओ, आप उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करो, सबको बराबर मौका दो। इस तरह से सबकी जो इकोनॉमिक जस्टिस सबके साथ होगा। जब सबको पैसे मिलेंगे, सबको उनका हक मिलेगा, तो इस तरह से सबके पास आय बढ़ेगी। सबकी आय बढ़ेगी तो सबके पास पैसा आएगा तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, और जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो वो इकोनॉमिक जस्टिस का रूप लेगी, ठीक है। यही होता है इकोनॉमिक जस्टिस। और जो आपका नेक्स्ट है वो होता है पॉलिटिकल जस्टिस। को पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है। देखो इट इज़ द बिलीफ दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, यानी सबके पास बराबर राजनीतिक अधिकार है। अगर आपको पार्टी बनाने का अधिकार है तो मेरे पास भी एक पार्टी बनाने का अधिकार है। आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है तो मुझे भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है। एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, यानी कि सारे पब्लिक ऑफिसेस, यानी कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेस हैं देश के अंदर, उन सब के अंदर जो अधिकार बाकी लोगों का है वो अधिकार आपका भी है। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसके बाद क्या करता है, द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि 3 तरह के जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। ये जो हमने जो ये कॉन्सेप्ट लिया है पॉलिटिकल जस्टिस का, जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों जो जस्टिस का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये एक रशियन रिवॉल्यूशन से हमने लिया था, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ लिबर्टी। उनको लिबर्टी क्या होती है। देखो लिबर्टी का मतलब देखो सिंपल होता है आज़ादी, ठीक है, स्वतंत्रता। हमें आज़ाद हैं, हम कुछ भी बोलने कुछ भी करने सबके लिए आज़ाद हैं विद सम रिस्ट्रिक्शंस। एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है ये। द टर्म लिबर्टी रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, यानी किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना होना, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, ये होता है लिबर्टी। वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ उस इंडिविजुअल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नए नए अवसर दिलवाना, ये भी एक लिबर्टी का पार्ट होता है। However, the concept of liberty as understood in the preamble is not absolute but qualified. इसका मतलब क्या होता है, not absolute but qualified। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी लिबर्टी दे दी गई है, कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की, तो इसका मतलब आपने ये नहीं कि आप उसका मिसयूज़ करो। आपके राइट की वजह से अगर सामने वाले का कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो राइट आपका राइट है ही नहीं। तो इसीलिए ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ है और आपको उस रिस्ट्रिक्शन के दायरे में रह करके ही अपने इस राइट को एंजॉय करना होता है, ओके। नेक्स्ट ये क्या लिखा है, आगे लिखा है कि दिस मीन्स दैट लिबर्टी डज नॉट गिव इंडिविजुअल द लाइसेंस, यानी कि ये लिबर्टी आपको लाइसेंस नहीं दे देती है टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट, कि जो मन चाहे वो करो, बट रेदर इट मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन द लिमिटेशन आउटलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि संविधान के अंदर जो दायरा दिया हुआ है उस दायरे के अंदर रह करके ही आप अपने इस अधिकार को एंजॉय कर सकते हो, लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो। ये मतलब होता है आपका लिबर्टी का। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी क्या होती है। नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी। देखो इक्वालिटी का मतलब होता है
द टर्म इक्वालिटी मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन और स्पेशल प्रिविलेज। देखो, इक्वालिटी का मतलब यही होता है, जो मैंने आपको कुछ ग्राउंड्स बताए थे कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर बिना कोई भेदभाव किए सबको बराबर मौका देना, ठीक है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करना, और किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को किसी दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रिविलेज ना देना, इसको हम कहते हैं इक्वालिटी करना, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, द फंडामेंटल राइट अंडर द राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। देखो, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो हमारे संविधान का है वो बात करते हुए इसी के बारे में ही बात करता है, राइट टू इक्वालिटी। देखो, प्रियम्बल में दिया हुआ है कि हम इक्वालिटी करेंगे, तो उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 14 से 18 जो है अपने संविधान के अंदर दे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बता रखा है प्रियम्बल में, इक्वालिटी करना है, तो उसके बारे में जो आर्टिकल है वो 14 से 18 है, और साथ ही साथ आर्टिकल 35 ना आर्टिकल 36 भी इक्वालिटी के बारे में बात करता है, तो इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया इक्वालिटी का कंसेप्ट आपका। अब नेक्स्ट आता है फर्टिनिटी क्या होता है। देखो, फर्टिनिटी का सिंपल सा मतलब होता है भाईचारा। द टर्म फर्टिनिटी हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग द सिटीजन, यानी कि देश के अंदर भाईचारा बना रहे, ये जिम्मेदारी हमारी है और स्टेट की है कि हमारे देश के अंदर जो अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनमें आपस में भाईचारा बना रहे, ये हमारा उद्देश्य है हमारे प्रियम्बल का, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा प्रियम्बल में जो वर्ड टू वर्ड जो लिखा हुआ था। तो प्रियम्बल हमारे लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि क्या होता है फर्टिनिटी तक। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इज़ प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? तो देखो, कुछ केसेस हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये देखो, एक केस आया था इन रे बेरूबरी यूनियन केस 1960। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये जो है डिक्लेयर दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रे बेरूबरी केस के अंदर ये कहा था कि जो ये प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, ठीक है। और फिर इस केस के बाद एक केस हमारे पास आता है जो कि है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 लैंडमार्क जजमेंट है। ये जजमेंट हमें क्या बताती है? ये जजमेंट हमें ये बताती है कि द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द अर्लियर डिसीजन concluded that the preamble is an integral earlier decision and concluded that the preamble is an integral part of the Indian Constitution। यानी कि पुराने डिसीज़न को, यानी कि इसको ओवर रूल करते हुए केशवानंद भारती ने ये कहा कि जो ये हमारा प्रियम्बल है ये इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि विभिन्न अंग है हमारे संविधान का। द कोर्ट emphasized दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल एंड स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंटरप्रिटेड इन लाइट ऑफ द नोबल विजन ऑफ इट एंड इट्स एक्सप्रेशन। यानी कि जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हमारे संविधान का जो हमारा जो संविधान है वो जो प्रियम्बल में लिखा है उसी पे बेस्ड है, और इसीलिए जो हम प्रियम्बल है हमारा एक विभिन्न अंग है हमारे संविधान का। लेकिन हम ये सवाल कर क्यों रहे हैं कि पार्ट है या नहीं है? क्या मतलब, अगर हो भी गया तो क्या हो गया, नहीं भी हुआ तो क्या हो गया? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने अभी ये पढ़ा है कि इसमें जो वैल्यू प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, जो वैल्यूज़ दे रखे हैं प्रियम्बल में, वही हमारे संविधान के संविधान में जो हमारा संविधान है वो उसी पे बेस है। प्रियम्बल में दिए हुए ऑब्जेक्टिव पे ही बेस्ड है हमारा संविधान। और अगर हम ये कह देंगे कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, तब तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसमें कोई भी चेंजेस लाया जा सकता है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का उसको चेंज किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हो, आप प्रियम्बल को अमेंड ज़रूर कर सकते हो, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है आप उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ा और बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, उसको हम कभी और देखेंगे। लेकिन और कुछ बातें छोटी मोटी मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात ये आप जान लो कि हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 ये डेट है, ठीक है। इस डेट को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया था? अडॉप्ट किया था
हमारे संविधान को। और 26 जनवरी 1950 ये वो डेट है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, ये इनैक्टमेंट डेट है। और रही बात प्रीएम्बल की, क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। क्या कभी हुआ है? तो भाई देखो, हुआ भी है, अमेंड हुआ भी है। उस लैंडमार्क अमेंडमेंट का नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 2 वर्ड जोड़े गए थे इसके अंदर, इस अमेंडमेंट से, एक तो सेकुलर, सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 वर्ड जोड़े गए थे। एक ही बार आज तक अमेंड हुआ है अपना प्रीएम्बल, और ये 2 वर्ड उसमें जोड़े गए थे, उसके बाद से कभी भी नहीं हुआ है। और ये 26 जनवरी को हमारा अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, और 26 जनवरी को इसको इनेक्ट किया गया था। ओके, और इसमें कुछ बताने लायक बस इसके अंदर और कुछ ऐसा नहीं है। बाकी ये जो प्रीएम्बल है, हमने जिसका कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया था, प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया था। तो गाइस, यही था हमारा प्रीएम्बल पूरा